अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही हैं। बताया ये जा रहा है कि शायद इमरान खान गिरने वाले हैं, लेकिन मैं आज आपको खुशखबरी देता हूँ, कल आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। मैंने ट्वीट भी कर दिया इस हवाले से, तफसीलात में अभी नहीं जाऊंगा मैं आपको। कल से पीडीएम के लिए मुश्किल हालात शुरू होने वाले हैं। जो चले थे इमरान खान को गड़े में फेंकने के लिए, वो गड़ा शायद इनकी मौत बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि कल से, लेकिन कल से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ आप जमील फारूकी साहब देख रहे हैं आप, और कई दफा तो मैं सोचता हूँ इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए आदमी। मैं तो हूं ही हूँ, इसलिए दोस्ती यार भी हमने ऐसे लोगों से रखी है। जमील फारूकी साहब, हवाएं निकली हुई हैं, को 33 के कॉन्फ्रेंसिंग कर दी है, और मैं तो कहूंगा जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। आप पीडीएम के बारे में, उनकी औकात, माजरत के साथ लफ्ज यही है, पाकिस्तान से तो उन्हें प्यार कोई नजर आता हो तो तब की बातें हैं। आप मौजूदा सिनेरियो में क्या देखते हैं? ये चिशू का मुरब्बा क्या कहेंगे? हम पता नहीं, बहरहाल आप क्या कहेंगे? देखें, ये इंतहाई गैर फितरी इत्तेहाद है अजहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये जो इनका गैर फितरी इत्तेहाद है ना, इसने कोशिश सारी हद्दुल इम्कान करके देख ली है। अब इनके पास बचा कुछ नहीं, तो आखिर में इन्होंने काउंटर नैरेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। जाहिर है एक नैरेटिव था इमरान खान का और बड़ा वैलिड है, उसने इनको उड़ा के मारा है पंजाब में। तख्ते लाहौर, तख्ते पंजाब इनका छीन के इनको उठा के धोबी की तरह पटकाए नीचे। तो इनके पास उस नैरेटिव का दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो अब आखिरी हल ये था कि ऐसा कोई नैरेटिव ढूंढा जाए जिसमें इमरान खान को ही इंपोर्टेड यारों का यार डिक्लेयर कर दिया जाए, इमरान खान की पार्टी को खत्म कर दिया जाए, तहलील कर दिया जाए, और इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। तो इसके लिए इनका पास बेस्ट टूल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनके लिए भी और इनके फैसिलिटेटर्स के लिए भी, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अवाम के थपेड़ों ने, अवाम के सुनामी ने छोटे छोटे बुतों को खसो खशाक कर दिया, तो पीछे बचा कुछ नहीं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाए। अब आप देखें ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एडा तो पाकिस्तान दा चीख वैरा, कमाल करते हैं आप कि तुम्हें पीटीआई के लोगों से डर लगने लग गया है भाई, बैठे बिठाए। अच्छा, यहाँ रुकिएगा, मैं इसके आखिर में वो चलाऊंगा जरूर प्रोग्राम किरण नाज के साथ समा पे। वो भाग गया अकबर एस बाबर। पहले जरा उसकी शख्सियत पे फिर आती हैं कि जहाँ डर और खौफ किस बात का, डरना किस चीज से। इंसान को दुनिया में ही हिसाब चुकाना पड़ता है। मेरी हमदर्दियां किसी वक्त राजा साहब के साथ थी, लेकिन अब नहीं। मैंने जो जजमेंट सारी पढ़ी है ना, जजमेंट, हालांकि ये शो का है, ये जो प्रोविडेंट फंडिंग के हवाले से है, मैंने 4 सवाल रखे उनके सामने। मैंने कहा जी 8 साल से आप ये केस लड़ रहे हैं, वकीलों की फीस कौन दे रहा है? मैंने कहा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे क्यों पड़े? बाकी तहरीक, अगर आप बेवतन पाकिस्तानी है तो अब तक कितनी सियासी जमातों के खिलाफ आपने कोई एक्शन ले लिया? फिर मैंने तीसरा सवाल रखा उनके सामने कि उन्हें कहने लगे जी बड़ी धमकियां आई हैं, पता नहीं। मैंने कहा जी कितने पर्चे करा लिए आपने, कितनी का अदालतों में आप चले गए, जरा ये भी बता दें। और ये सारा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आ गई? आप बानियों में से हैं। अगला सवाल एक मैं रखता हूं, अगर ये बानियों में से है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की 6ठी बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इसमें से वो 10-12 नाम निकलते हैं ना, जवेद हाशमी, जो सो कॉल्ड दागी, और फिर वो आयशा गुलेलई, फिर वो एक क्या नाम था, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, फिर ये आ गया, अब ये अकबर एस बाबर आ गया। इतनी बड़ी सियासी जमात में आप नहीं समझते कि जो मैंने तकाजा किया है उससे इसकी क्रेडिबिलिटी सामने आ जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं 21वीं सदी का ज़हीरुद्दीन बाबर, जिनके हाथ में तलवार हो और लोगों की गर्दनें उड़ा दें। भैया एडा तू भी चीख वेरा ते तू जेदे कोल गया है ओ भी चीख वेरा,
यानी वो मुल्क के अंदर आप बाकी उर्तगुल तो आपके अलावा कोई है ही नहीं ना, आप दोनों ही हैं बस। उसको डर है पीटीआई के कारकुनान से, जिन्हों घर च कोई नहीं पुछदा होना, उन्होंने डर है पीटीआई के कारकुनान। माजरत के साथ जिनको महफूज करने के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो फैसला महफूज कर लेते हैं और जून का किया हुआ सुना देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। क्यों? क्योंकि नजरिया जरूरत है। जरूरत किसकी है वो आपको और हमें ही पता है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में 2 दिन पहले मुबारकबादों के मैसेज जा रहे थे कि अब तो गए गए इमरान खान साहब, अब तो गए ही गए इमरान खान साहब। और जब आपके इर्द गिर्द कोई शख्स इतना टैलेंटेड हो, अहल हो और पाक दामन हो, साफ हो, बाकियों से बेहतर हो, उसको तंग करने का वाहिद कॉर्पोरेट सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में या आपकी नॉर्मल लाइफ में एक ही तरीका है, या तो साबित कर दो कि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। मोहल्ले का अच्छा एसएचओ भी होगा ना, उसके लिए भी यही होगा, या तो साबित कर दो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, या फिर उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा दो, या ਉਹਦੇ तो कोई कुड़ी बकवा दो, तुझे तो वकील हो तो ज्यादा बेहतर समझ हो। ये 2-3 चीजें हैं, इसके अलावा चौथी चीज कोई नहीं है। फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाओ तो अलहज मौलाना डीजलवी बन जाओ और ये साबित कर दो कि इमरान खान साहब जो है नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला, वो तो इनके पैरोकार तो उनको खुदा ना ख्वास्ता पैगंबर का दर्जा देते हैं। ये बोले जुमले कोट एंड कोट जुमले हैं उनके। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर किसी को खराब करने के लिए काफी होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं अजहर भाई, ये जो भी कर ले, मैं कोई इमरान खान का पैट फॉलोअर भी नहीं हूं और ना ही मैं उनका कोई दोस्त हूं, सच्ची बात है, ना मैं उनकी पार्टी का कोई रुकन हूं। मैं राइट के साथ खड़ा हूं, चाहे कल को राइट पे कोई और था उसके साथ खड़ा था, आपको अच्छी तरह याद है। आज राइट पे कोई और खड़ा है उसके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। कल को इमरान खान गवर्नमेंट में आएगा, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैं करूंगा। लेकिन राइट नाउ इमरान खान इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर द प्रीमियरशिप। बाकी तो सारे बेगैरत डब्बू। और कौन कह रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहा है? कह रहा है कि इमरान खान आज से इस मुल्क के तारीखी सर्टिफाइड चोर है। ये वो बंदा कह रहा है जिसका बाप 10% से शुरू हुआ है, 100% पे चला गया है और मुल्क से भागा हुआ है, अभी भी भागा हुआ है, वहां कोविड करवा बैठा है। दूसरा जो कह रहा है उनके बड़े भाई सर्टिफाइड कॉन्विक्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लंदन में बैठे हुए हैं और सुकून कर रहे हैं। उनका भतीजा पंजाब की सीएमशिप से भी निकला है, अबूरी जमानत पे है, पेशियां भुगत रहा है। मुल्क का वजीर आजम अबूरी जमानत पे है, पेशियां भुगत रहा है। मरियम नवाज कॉन्विक्ट है, पेशियां भुगत रही है, अबूरी जमानत पे है। तो भाईजान वो सारे ठीक है, ये चोर है। नवाज शरीफ, इमरान खान के ऊपर करप्शन साबित करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नवाज शरीफ को दूध का धुला हुआ साबित करना। ये बिल्कुल ऐसा है, बोथ आर द सेम थिंग। तो प्रॉब्लम ये है अजहर सिद्दीक भाई के इनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा। अब मैं थोड़ा सा ना इस चीज को भी हाईलाइट जरूर करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहां कमियां कोताहियां हो ना, उनको भी जरूर करेक्ट कर लेना चाहिए। खान साहब और उनके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं ना, उनको शायद मुझे लगता है सिचुएशन की नजाकत समझ नहीं आ रही। ये बहुत ज्यादा डिले है। आप वजह फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब को सही तरह से बातें फीड नहीं की जाती या बताई नहीं जाती हैं उन तक। देखिए ना, इमरान खान साहब इज ए पॉलिटिकल मैन, वो सियासी आदमी है। सियासी आदमियों को तस्वीर के दोनों रुख बताने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, जहाँ हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं वफाक में भी उनका पोजीशन रहे, सूबों में भी उनकी पोजीशन रहे। इस वक्त पोजीशन लेने का इशू नहीं है, इस वक्त मामलात को सेटल करने का इशू है, सही डायरेक्शन पे लाने का इशू है। अच्छा, मैंने एक और सवाल तो आप जरूर कीजिएगा, थोड़ी सी मुझे एडिशन कर लेने में इसमें। अभी आप देखें 25 मई को ये लोग निकले और खान साहब सुबह सुबह वापस चले गए नजरिया जरूरत के तहत, या जो भी मामला था उनका एक वाइज डिसीजन होगा अपनी जगह पर। लेकिन बहुत ज्यादा अनॉयड थी पीटीआई की जो वर्किंग लीडरशिप है कि इन्होंने क्या किया। मैं आपको सही बता रहा हूँ। चले, जो होना था हो गया। अब पंजाब आपके पास है, आपकी पंजाब की पुलिस आपके पास है। आप इस्लामाबाद में ना दे धरना, ना दे, आप फैजाबाद में बैठ जाए। इनको लग पते जाने हैं, दिन के तारे नजर आ जाने हैं। अब इन्होंने गेज कर लिया कि इमरान खान इस्लामाबाद तो राना सनाउल्ला के डर से नहीं आ रहा। मैं आपको सही परसेप्शन बता रहा हूँ दोनों पार्टीज का। उधर बैठते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो वो ये परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं कि कल जैसे अब इलेक्शन कमीशन, जिस वक्त ये शो चल रहा होगा, इलेक्शन कमीशन के अंदर एहतजाज उसके बाद होना है,
अभी से कहना शुरू कर दिया है कि एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, हम सख्त आनी हाथों से निपटेंगे। तो भाई आपने जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करने का अनाउंस किया, ये क्यों? जब आपको पता था कि फैसला पीर को आना है। ये समझ बूझ की बात है ना। आप फैसले वाले दिन निकालते, 3 दिन सांप निकल गया 10 के, आप उसके बाद बंदे निकाल रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आती कौन। उसी दिन पब्लिक शुड हैव कम फॉरवर्ड और उसने उधर जाके खड़े होकर ये सारा काम कर लेना था। तो मेरे ख्याल में स्ट्रीट पावर को खान साहब सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे, जितनी उनकी पॉलिटिकल पावर है और जितना उनका नाम है। मैं बड़ा फेयर हूं इस मामले के ऊपर। मैं जहां वो अच्छा कर रहे होंगे तारीफ करूंगा, यहां पर मुझे लगता है कि लैक कर रहे हैं, और अगर इनने किए रखा तो इसका बड़ा डेंट पड़ेगा इनको, ये मैं बता दूंगा आपको। अब सवाल अच्छा प्लीज। अच्छा, मैं एक बात और जो मेरे लिए बड़ी, मैंने एक सवाल और रखा सामने, और ये मेरा इलेक्शन कमीशन से भी सवाल है। ये मेरे सामने आप देखेंगे, ये तो पूरा मैंने इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैंने रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, पॉलिटिकल पार्टीज रूल है, और सबसे अहम जो जजमेंट है वो पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 है। इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है कि जहां बात हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वो फॉरेन एडेड पार्टी है तो आर्टिकल 15 के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने देखना है इस बात को, और इस बात को लेकर चल रहा है, और पिटीशन का कोई इस्तेहकाक नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनाइज करना है। लेकिन पैरा 3 में कहा है, जो बात बड़ी वाज़ेह, 2 में ये तो कहा है कि तमाम सियासी जमातों का, सिर्फ एक सियासी जमात की बात नहीं है। तीसरे में कहा है कि जो अगर सर्टिफिकेट झूठा होगा आर्टिकल 13(2) के तहत, ये बात क्या देखा जाएगा, सेकेंडरी फैक्ट है, और ये तय करना है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। तो आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से मैं बता दूं, पहली तो बात है ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? इनफरादी क्या नॉमिनेशन पेपर पे लेके जाए ना, आप इधर क्यों लेके जा रहे हैं इसको, नवाज शरीफ के साथ क्यों मिलाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर ये लगेगा तो ये पार्टी लीडर की हैसियत से अगर कुछ काम गलत किया तो उस पे आएगा। और ये जो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान के साथ रेफरेंस फाइल करना है, किस कानून और it will be declared bogus from the Supreme Court of Pakistan, देख लीजिएगा। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग। बड़ी जबरदस्त बात आपने देखी। यहाँ स्टेज के ऊपर पीटीआई को क्या करना चाहिए, आपका नुक्ता नजर क्या है इसमें? सर, प्रोटेस्ट, दिस इज हाई टाइम फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन टू कॉल ए प्रोटेस्ट, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। सबको निकालें और बिठा दें जहां जहां बैठे रोड्स। ये मैं एजिटेट नहीं कर रहा, मेरा मशवरा है, मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर इन्होंने इसको बर्दाश्त कर लिया ना, इस वाले टेन्योर को, ये जो कुछ इनके साथ हो गया पिछले 3 दिन में, इनको पता ही नहीं चला क्या हो गया। जब अभी तक किसी जन्नत के उसमें ना, वो कहते हैं ना कि हमको की जन्नत में मादत के साथ, इनको पता ही नहीं क्या हो गया। और अगर अब इस वक्त इन्होंने इसको 1 महीने को बर्दाश्त कर लिया ना, इनको अगले साल अगस्त में इलेक्शन मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। ये बात सही है, मैं आपकी इत्तेफाक करता हूं। इनको इससे निकलना होगा अब। ये दिस इज द हाई टाइम फॉर प्रोटेस्ट। देखिए, वेल विशर वो है जो सही रास्ता बताएगा ना, तो ये बात खान साहब तक भी पहुंचती है। मेरी एक एक बात मॉनिटर हो रही होती है। अल्लाह करे कि वो अंडरस्टैंड कर जाए। देखिए, लीडर्स जो होते हैं ना, वो बैरकों में सोने से बनता है भाई, वो जेलों की सलाखों के पीछे जाने से बनता है। अगर आज इमरान खान को बनी गाला के अंदर से गिरफ्तार करके लॉकअप में ले जाया जाए उसमें, और अगर वो रोड पे निकला हुआ और वहां से उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आपका प्रोफाइल यूं होगा, और पब्लिक तो वैसे मरती है आपके ऊपर। तो आपने बस सिर्फ उसको ट्रिगर करना है। मेरा ख्याल ये है कि इसको बहुत लेट कर दिया गया, ये 25 मई को ही हो जाना चाहिए था। चले, आपने उसको थोड़ा टाइम दे दिया, लेकिन आपको पता है कि आपके खिलाफ 1 या 10 या 12 या 14 पार्टियां नहीं है, 114 पार्टियां प्लस 114 इदारे हैं। तो कितने नाल इंसाफ लोगे? आप तो लॉयर हैं ना अदर भाई। और वो भी है जो इदारे अपने आप को मानते भी नहीं है, वो भी है जिनको, जो गैर मरई किस्म की ताकतें हैं, उनका क्या कर लेंगे आप? तो खान साहब को मेरे ख्याल में ये वो इसी पर सीधे होंगे। ये सब, ये 114 और 114, 228 ऐसे सीधे होंगे जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी होती है। होती तो नहीं है, लेकिन हम कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे सिर्फ उस सूरत में होंगे जिस वक्त ये राइट वे में राइट टाइम पे स्ट्राइक करेंगे। अगर नहीं किया तो भाई, बगैर मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती।
आप सोच रहे हैं, आप फिर इंसाफ लेते रहे। नाने के पास है, नाना अम्मा दूध नहीं पिला रही, पुप्पो के पास है, पुप्पो अम्मा दूध नहीं पिला रही, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप हुआ नहीं करेंगे ना, दूध नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैंने जो बातें की हैं, अकबर असबाबर साहब मौजूद थे, समा में प्रोग्राम था। आखिर में सिर्फ आपके लिए वो नुक्ता नजर मैं रख रहा हूँ। अगले दिनों में शायद मैं कोई छुट्टियों पे हूँ और कई जगह हो सकता है कुछ दिन जो है हमारे जमील फारूक भाई साहब जो हैं ये थोड़ी सी आप तक मैं हाजिर हूँ सर, मैं हाजिर हूँ। रोजाना तक की चीजें आप तक पहुंचाएं। सुनिएगा मैंने प्रोग्राम में क्या कहा। आपके साथ थी और फिर उसके बाद मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बन गई। क्या वो सारी जमातें अब इस बात पर हुकूमत का साथ देंगी, नाम ECL में डालने पर हुकूमत का साथ देंगी? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन होगा। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी अभी तस्करा कर रही थी मैं, वो आज आए, बैठे, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है, नाम ECL में डालने की बात हो रही है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा तो सही कि गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए और गिरफ्तार फ़ौरन करना चाहिए, लेकिन उनके अंदाज से महसूस ऐसा हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ये मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को। शायद हुकूमत इस मूड में इस वक्त दिखाई नहीं देती है। अगर मूड उनका हो भी तो शायद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राउंड पर वो इस वक्त वीक हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मज़हर सिद्दीक़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर क़ानून है, PTI के वकील हैं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जो हुकूमत की जानिब से आप लोगों के एहतजाज के लिए कहा जा रहा है सर कि अगर आप रेड जोन में आते हैं तो वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनको भी, कारकुनान को भी, कि जो मुख्तलिफ जगह दी हुई है वहाँ पर आएँ, पुरअमन एहतजाज करें। क्या मूड है सर PTI का? बहुत शुक्रिया। ये तो बुनियादी तौर पर फैसला करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, लेकिन मैं 2-3 चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि मौजूदा हुकूमत को ये सब पता था कि क्या होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। यानी अभी तो कोई डेलिब्रेशन ही, उन्होंने फैसले सारे पहले ही कर लिए। यानी ECL में नाम डालना, अगर आप ECL में तारीख उठाकर देखें पिछले दिनों, आपको पता है कि ECL के अंदर से नाम सारे निकाल दिए, जो करप्ट थे, जो अदालतों में सजाएं के करीब थे, अदालतों वो सारे निकाल दिए। आज किस मुंह से इन लोगों के नाम आप ECL में लगाएंगे कि जब आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी तरफ रेफरेंस फाइल होने की बारी, ओ भाई अभी तो फिलहाल आपने बैठ के डेलिब्रेशन करनी है, वक़्फ़ लेना है, वक़्फ़ लेकर आपने सुनना है, फिर आइन के आर्टिकल 17 के तहत डेक्लेरेशन देनी है। और ये मैं बताता चलूं आपको, इलेक्शन कमीशन का फैसले से मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं बदनीति है यहाँ इस हद तक है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 की हद तक था। आर्टिकल 6 में सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग का डिसाइड करना था और पैसे कन्फिस्केट होने थे। सिर्फ इतनी जुरिसडिक्शन थी जो कि कंप्लेंट अंडर आर्टिकल 6 थी। कंप्लेंट फॉरेन एडेड पार्टी या सम ऑफ दी अब जो अमाउंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। आप उठाकर देख लें कंप्लेंट, सारा फैसला पढ़ लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता हुआ इस हद तक चला गया जो उसकी डोमेन नहीं थी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप जो ये काम उन्होंने किया है, भाई इसके लिए तो प्रोसीडिंग ही नहीं थी। अगर आपने ऐसी कोई प्रोसीडिंग करनी थी तो आपको पहले शोकाज देना चाहिए था, शोकाज दे के वजाहत लेनी चाहिए थी। आपने पूरी दुनिया में लोगों को देख लिया, उन्होंने जिनको कहा गया कि जनाब ये नॉन पाकिस्तानी, उन्होंने आगे बता दिया कि भाई हम ड्यूल नेशनल है पर पाकिस्तानी है। किसी का मियाँ अगर पाकिस्तानी है, बीवी उसकी इंडियन है, तो भाई वो तो इंडियन ही पाकिस्तानी तस्वर होगा। और हर कोई ये ओन कर रहा है कि उन्होंने फंड दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये को जो दिए। 351 कंपनीज हैं, आप ये कह रहे हैं कि 351 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तानियों ने फंड किए और वो सारे के सारे पाकिस्तानी, उन्होंने आकर ये बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जी ये तो हम थे, ये हमें गलत फॉरेन फंडिंग हमारे नाम डाले गए उसमें। अच्छा देखे ना, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता था या इलेक्शन कमीशन के जेल में था कि ये गैर मुल्की हैं, क्या उनको
सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में। अजहर सिद्दीक साहब, वैसे जो मैं भी बात कर रही थी, इसी तस्करे को आप की तरफ लेकर आती हूँ ना सर, इन तमाम ये जो तरमीम हो गई हैं, अब इसे क्या कहते हैं आप? शरीफ फैमिली पर जो चलने वाले केसेस हैं उन पर फ़ायदा होगा, और फिर नाज़रीन सुलेमान शहबाज के तमाम असासे जब्त करने का हुक्म भी दे दिया वैसे एहतसाब अदालत ने। तो अजहर साहब इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा, फ़ायदा होगा इससे शरीफ फैमिली के केसेस पर, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरमीम के बाद? अच्छा, ये इस जवाब के बाद एक छोटा सा जवाब मैं फ़ौरन प्रोहिबिटेड फंडिंग पे ज़रूर दूंगा। ये बुनियादी तौर पर जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसमें से अक्सरियत ऑलरेडी अंडर चैलेंज बिफोर ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, याद रखिएगा। इसने एक्चुअली ये ज़रूरत नहीं है आप नैब लॉ वैसे ही ख़त्म कर दें, उसकी जगह फौजदारी कानून मौजूद है ना, छोड़े फौजदारी में पर्चे दर्ज होंगे, 8% कन्विक्शन रेट रहेगी, नैब की कन्विक्शन रेट इस वक्त 70% के करीब है, वो काम ख़त्म हो जाएगा। आपकी जितनी अमेंडमेंट्स हैं ना, ये फेडफ को भी मंजूर नहीं होनी, और ये कन्वेंशन और करप्शन जो UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। दो चीज़ें बड़ी अहम है इसके अंदर। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर करप्शन 50 करोड़ तक की जायज़ हो गई है, यानी 50 करोड़ तक की करप्शन आप करें आपको कोई नहीं पकड़ सकता, ये इस कानून में लिख दिया ना इन्होंने। तो 50 करोड़ से ऊपर होगा तो इसमें से अक्सर कई ऐसे ऑफेंसेस हैं, कई ऐसे जुर्म हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके अलावा इन्होंने और एक काम कर दिया, जजेस की सारी अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ले लिया, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस होने हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट इन्होंने अपने हाथ में ले ली है, और अपने तरीके से सारे मामला को लेकर एक अच्छी अमेंडमेंट है कि जनाब जो ऑफेंसेस जिस एरिया में होगी वहाँ पर नैब का जो है ना लॉ अप्लाई करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ओवरऑल एक 36 सेक्शन का एक नैब लॉ पहले तकरीबन 32 के करीब अमेंडमेंट हुई, और इस वक्त अगर आप देख लें, यानी इस वक्त मेरे सामने पड़ा हुआ है ये अमेंडमेंट का, इस वक्त टोटल जो अमेंडमेंट आप की हैं इन्होंने 17 अमेंडमेंट फिर कर दी हैं। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, ये वो नैब लॉ है जो असफंदियार वली को अपना केस में कोर्ट में चैलेंज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, और अब तक चलता है। इल्ज़ाम लगाते रहे जनाब किसी डिक्टेटर ने बनाया है, उसके बाद कितनी दफ़ा मुख्तसर करें, मुझे आगे अगले सेगमेंट की जाना है अजहर साहब। मैं सिर्फ आखिर में बात भी, ये नैब लॉ को ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इसको मैं समझता हूँ ये वापस या तो भिजवाएगी पार्लियामेंट के पास, या ये मामला जो है ये सेट असाइड होने की तरफ जाएगा। मैं एक चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा, जो उन्होंने अकबर एस बाबर साहब मौजूद होते तो ज़्यादा अच्छा था। 8 साल से ये केस लड़ रहे हैं, वकीलों की फ़ीस अब तक करोड़ों रुपया तो दे दी होगी, बहुत अमीर आदमी है ना आपको, और 8 साल से बड़ी मुस्तैदी से इसने किसी से सियासी जमात के अगेंस्ट ये नहीं किया। अगर इन्होंने किया तो बाकी सियासी जमातों नहीं, अगर ईमानदार आदमियाँ करें, इनको पता लगा कि धमकियाँ मिली हैं, कौन से पर्चे इन्होंने दर्ज कराए, कौन से ऐसे मामला में गए। फिर यही है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 में 114 पैरा देख लें, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम सियासी जमातों के हवाले से इन्हें अकबर एस बाबर साहब को अब आवाज़ उठानी चाहिए, तमाम सियासी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल फौरन ये इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और तमाम बताएंगे ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन एक काम और कर लीजिएगा, इनका पिछले 8 साल का टेलीफोन का डाटा जरूर मंगा लीजिएगा, किन किन लोगों से मिलते रहे हैं, किन किन लोगों के टेलीफोन आते रहे हैं, और कौन कौन लोग इनसे। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।